हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी व्यूवर्स का हमारे चैनल सिद्धि IAS PCS पे। तो हमारा जो BPSC मेंस प्रिपरेशन सीरीज है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगला जो टॉपिक हम लोग आज करने जा रहे हैं वो है 3D प्रिंटिंग। ये 3D प्रिंटिंग क्या होता है? तो ये एक तरीके का एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें क्या है कि हम लोग कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके लिए उसको लेयर बाय लेयर उसको बनाते चले जाते हैं। अगर हम लोग जनरल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखते हैं, उसमें क्या होता है, वो सब्सट्रैक्टिव प्रोसेस है। उसमें हम लोग कोई बड़ा पोर्शन लेते हैं, कोई बड़ा मटेरियल लेते हैं, उसमें से काट काट के इस चीज को बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट अपना बनाते हैं। जबकि इसमें ठीक उल्टा है इसका। इसमें क्या है, हम लोग बिल्कुल लेयर्ड मटेरियल लेते हैं, उसको लेयर बाय लेयर बनाते ऐड करते चले जाते हैं और उससे जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बना देते हैं। जैसा आपका जो जनरल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें आप बड़ा मटेरियल लेके काटे, उसमें छेद किए, बहुत सारी चीजें की, वो यहाँ पे नहीं होता है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप जो प्रोड्यूस करना है उसके लिए सबस्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में उसको डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट्स में बांटना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बनाना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लेयर दर लेयर ही अगर जब बनना है तो उसमें कंप्लेक्स शेप भी प्रोड्यूस करने में 3D प्रिंटिंग ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। तो हम लोग देखते हैं ये चीज होता कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने को पिरामिड बनाना है, जो एक नंबर दिया है, तो पिरामिड बनाने के लिए क्या है, इस पिरामिड शेप को बनाने के लिए एक प्रोग्राम रहेगा, कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम इसको डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस में तोड़ लेगा, उसको स्लाइसर बोलते हैं। और फाइनली जो 3D प्रिंटर है वो मेल्ट करके प्लास्टिक फिलामेंट को, प्लास्टिक या मेटल कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो उसको मेल्ट करके लेयर बाय लेयर उसको अरेंज करता चला जाएगा और उससे फाइनल स्ट्रक्चर हमारा बन के प्रिपेयर हो जाएगा। अब ये काम कैसे करता है, तो उसके लिए फिलामेंट का ये है, और वो हीट से होता हुआ गुजरेगा और उसके बाद फिर फाइनली जो बिल्ड प्लेट है उस पर प्रिंटेड मटेरियल हमारा प्रिपेयर होकर बन के उसमें एस्टेब्लिश होता चला जाएगा। इसमें तीन तरीके की जो प्रोसेस है वो यूज हो सकती है। एक होता है सिंटरिंग, मेल्टरिंग और स्टीरियोलिथोग्राफी। सिंटरिंग ये होता है कि जो मटेरियल हम लोग यूज करने जा रहे हैं लेयर बाय लेयर डिजाइन करने के लिए, उसको हीट किया जाता है, लेकिन पूरे मेल्टिंग पॉइंट तक उसको हीट नहीं किया जाता है, बस थोड़ा सा उसको सॉफ्ट कर दिया जाता है। और इसमें आइदर मेटल पाउडर यूज करते हैं या फिर थर्मोप्लास्टिक पाउडर यूज करते हैं, वो हमारे नीड के हिसाब से कि हम किस तरीके का प्रोडक्ट डिजाइन करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग। मेल्टिंग में पूरा उसको मेल्ट ही कर देते हैं और उसमें जो यूज करेंगे चीजें, लेजर, इलेक्ट्रिक आर्क और इलेक्ट्रॉनिक बीम्स, इलेक्ट्रॉन बीम्स, ये हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए हाई टेम्परेचर पे उसको रखते हुए पूरे मेल्ट करेंगे और फाइनली जो हम लोग को ऑब्जेक्ट प्रिंट करना है उसको इस टेक्निक से प्रिंट कर लेंगे। नेक्स्ट होता है आपका स्टीरियोलिथोग्राफी। इसमें जो टेक्निक यूज होता है वो होता है फोटो पॉलीमराइजेशन। इसमें हम लोग लाइट सोर्स का यूज करते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल जो हैं उनसे इंटरेक्ट करता है, और ये जो इंटरेक्शन है लाइट का डिफरेंट मटेरियल के साथ डिफरेंटली जो इंटरेक्शन होता है उसके बेसिस पे मटेरियल का सॉलिडिफिकेशन होता है। तो ये भी लेयर बाय लेयर ही होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग स्टीरियोलिथोग्राफी बोलते हैं। तो तीन टोटल जो टेक्निक्स हम लोग इसमें यूज करते हैं। अब आ जाते हैं इसका फायदा क्या होगा। तो फायदा में पहला है bespoke कॉस्ट इफेक्टिव क्रिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रीज। bespoke होता है कि आपको कोई भी कस्टमाइजेशन चाहिए, जो आपकी जरूरत है उसके हिसाब से आप उसको बदल सकते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो उसको bespoke बोलते हैं। तो ये कस्टमाइज जियोमेट्रिक पार्ट जो है हम लोग 3D टेक्नोलॉजी से बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मटेरियल ही है जो हमारा लगता है, उसके अलावा जो प्रिंटिंग वाला चीज है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, कोई अलग से मोल्ड नहीं बनाना है, कुछ अलग से फार्मा नहीं बनाना है, कोई भी चीज कुछ नहीं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया आपका फायदा है कि अफोर्डेबल स्टार्टअप कॉस्ट। इसमें क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें बस आपका जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो आप एक बार लगा दें, उससे आप कोई सा भी शेप प्रिंट कर ले सकते हैं। जबकि जो सबस्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ये चीज नहीं है। जिस टाइप का आपको शेप को प्रोड्यूस करना है उसका मोल्ड होना चाहिए, उसके हिसाब से आप उसको डिजाइन करेंगे तभी वो निकल के आएगा।
तो इसमें आपका टाइम भी कम लगेगा, मटेरियल भी कम लगेगा और उसका कॉस्ट भी कम आएगा अगर हम 1-2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो। तीसरा इसका फायदा कंप्लीटली कस्टमाइजेबल। हम जो भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन से मदद से कर रहे हैं, तो हम लोग जो डिजाइन में चेंज लेके आएंगे ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट में अल्टरेशन दिख जाएगा बिना किसी एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के। नेक्स्ट इसका फायदा है कि आइडियल फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग। जो हम लोग प्रोटोटाइप बनाते हैं, जो एक मॉडल बनाते हैं, वो हम लोग बहुत ही इजिली वे में बना सकते हैं और घर में बैठे ही इन हाउस इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो ये प्रोटोटाइप बहुत ही फास्टर मैनर में इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है और ना ही आपको कोई एक्सटर्नल सप्लाई चेन पे डिपेंडेंसी है या कोई इस तरीके का कोई भी इशू नहीं है, आप घर बैठे इसको बना ले सकते हैं। नेक्स्ट इसका फायदा देखें तो अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ पार्ट्स विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। जैसे आपको अगर कोई मटेरियल प्रोड्यूस करना है, कोई पार्ट ऐसा प्रोड्यूस करना है जो कि हीट रेसिस्टेंस हो, वाटर रिपेलेंट हो या फिर उसका स्ट्रेंथ जो है ज्यादा हो, तो उसके लिए हम लोग जैसे मटेरियल चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली सेम चीज के साथ में हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, सेम चीज के सेम मशीन के साथ में प्रोडक्शन किया जा सकता है। जबकि सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में ये चीज नहीं होगा, उसके लिए उसका मोल्ड अलग होगा, उसका मशीन अलग होगा, सारी चीजें बदल जाएंगी, इसमें वो चीज नहीं रहेगा। अगला फायदा इसका देखें तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। वो कैसे? क्योंकि इसमें मटेरियल वेस्टेज कम है तो ऑटोमेटिकली ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली अपने आप हो जाता है। इसका डिसएडवांटेज देखें क्या क्या इशू है इसके साथ में। तो पहला जो इशू आता है वो है कि इसका स्ट्रेंथ जो होगा वो ट्रेडिशनली मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स होगा उसके मुकाबले थोड़ा सा कम होगा। क्योंकि ये लेयर बाई लेयर करके बनता है तो इस वजह से इसका स्ट्रेंथ जो है नॉर्मल से 10 to 50% तक कम होता है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज, अगर आपको बहुत ही हाई वॉल्यूम में बनाना है किसी प्रोडक्ट को, बहुत ज्यादा मात्रा में, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल जो हम लोग का फायदेमंद होता है सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में। मतलब क्या है कि अगर आप 5 यूनिट बना रहे हैं और 5000 यूनिट बना रहे हैं तो 5000 यूनिट अगर आप बनाते हैं तो आपको सस्ता पड़ता है कोई चीज बनाना। लेकिन इसमें क्या है, आप 5 बनाए, 5000 बनाए, 5 लाख बनाए, आपको कॉस्ट उतना ही आएगा क्योंकि पर यूनिट उतना ही मटेरियल लगना है, उतना ही चीज रहेगा। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल इसमें काम नहीं करता है। अगला इसका डिसएडवांटेज, लिमिटेशन इन एक्यूरेसी। इसमें हम लोग लेयर बाय लेयर जब बना रहे हैं उस चीज को, किसी प्रोडक्ट को, तो हो सकता है कि कंप्यूटर मॉडल में और जो एक्चुअल प्रोडक्ट हम लोग प्रिंट करके निकालें उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहे, वो एक्यूरेट ना रहे। तो ये संभावित होता है इसमें। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की पोस्ट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। जैसे हम लोगों ने प्रिंट करके निकाल लिया, उसके बाद उसमें फर्दर फिनिशिंग के लिए, स्मूथनिंग के लिए ये कुछ कुछ हम लोगों को काम करना पड़ेगा। जैसे सैंडिंग का प्रोसेस होता है, तो ये चीज को करना पड़ेगा। तो फाइनली जो है हमको उस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, पोस्ट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट इसमें जरूरत लगेगा। नेक्स्ट लिमिटेशन, लिमिटेड मटेरियल्स। तो अभी जो हम लोग प्रिंटिंग कर सकते हैं वो प्लास्टिक या मेटल के साथ में ही प्रिंटिंग अभी तक किया जा सका है, उसके आगे अभी तक कुछ ज्यादा है नहीं। लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो और भी डिफरेंट चीजों की होती हैं, डिफरेंट तरीके से होता है, तो वो एक प्रॉब्लम है। प्लस साथ में जो प्रिंटेबल मटेरियल्स हैं, प्लास्टिक और मेटल्स, ये रिसाइकल नहीं हो सकते हैं और फूड सेफ नहीं है ये। अगला जो इसमें चैलेंज है वो है कॉपीराइट इशू का। अब चूंकि इससे बिल्कुल फेक प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, सेम बिल्कुल दिखने वाला, तो इसमें कॉपीराइट और क्वालिटी का इशू हो सकता है, संभावित है, इसमें आ सकता है। अब देखिए इसका जो एप्लीकेशन है वो किस किस इंडस्ट्री में हो रहा है। तो इसका एप्लीकेशन में एरोस्पेस में हम लोग को वैसा प्रोडक्ट चाहिए होता है, वैसा पार्ट चाहिए होता है जो कि लाइट वेट में हो, उसका शेप काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस टाइप का जो डिजाइनिंग है, इस टाइप की जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें 3D प्रिंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो इसमें क्या पूरा का पूरा पार्ट ही बनाया जा सकता है एक बार में, बस अबते कि आप कंपोनेंट बाय कंपोनेंट डिजाइन करें। पूरा पार्ट एक बार में आपके बन के आ गया, प्लस साथ में आपका टाइम भी बच गया, मटेरियल वेस्टेज भी कम हुआ। अगला आपका ऑटोमेटिव प्रोसेस। अब इसमें क्या है कि ऑटोमेटिव जो इंडस्ट्री है वहां पे प्रोटोटाइपिंग या स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए आपका
3D प्रिंटिंग बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि इसमें वेस्टेज कम है, इसमें आपका वेट लॉस, वो सारा मटेरियल का कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता नहीं है। तो आप रातों रात जो है बहुत सारा चीज़ प्रिंट करके इसमें निकाल ले सकते हैं। आगे आ जाते हैं मेडिकल फील्ड में। तो मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं, इम्प्लांट्स हैं, जो बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है, तो इनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन रिसेंट टाइम में जो बॉडी पार्ट्स हैं उसका भी 3D प्रिंटिंग करने का ट्रायल चल रहा है। इससे आपका कॉस्ट बहुत नीचे चला जाता है और प्रोडक्शन टाइम जो है वो कम हो जाता है। रेल इंडस्ट्री भी इस डायरेक्शन में काम कर रही है कि कस्टमाइज्ड पार्ट, जैसे आर्म रेस्ट मिलना चाहिए ड्राइवर को, हाउसिंग कवर फॉर द ट्रेन कपलिंग्स वो मिलना चाहिए। तो वो सारा जो व्यवस्था है उसके लिए रेलवे जो है 3D प्रिंटिंग की दिशा में काम कर रही है। सिमिलरली जो रोबोटिक्स का एरिया है, रोबोटिक्स में भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डिजाइन होते हैं और हर डिजाइन में अलग अलग कस्टमाइजेशन की आवश्यकता होती है। तो उसको करने के लिए बेहतर मॉडल है कि हम लोग उसको 3D प्रिंटिंग की मदद से उसको प्रिंट कर लें। इंडियन सिनेरियो देखें तो जो ग्लोबल स्पेंडिंग है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पे 2019 में 13.8 बिलियन डॉलर था। इसमें एनुअल जो ग्रोथ रेट है 23.5% का है और 2024 तक ये इंडस्ट्री 34.8 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। इसी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ये रिलीज किया गया था। इसके अगर की पॉइंट की बात करें तो इसका मूल मकसद है कि एडिटिव जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसके लिए हम लोग एक सूटेबल इकोसिस्टम डेवलप करें जो कि हमारे यहाँ पे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करे, हम लोग ग्लोबल लेवल पे इस दिशा में खड़े हो सकें और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के दिशा में हम लोग इनोवेशन एंड रिसर्च हब के रूप में उभरे आगे चल के। तो हमारा जो इसका मूल उद्देश्य अगर देखा जाए तो इंडिया का ग्लोबल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का 5% पहुंचाने का टारगेट है अगले 3 सालों में, और जो जीडीपी में एडिशन है वो 1 बिलियन हम लोग 3D प्रिंटिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की मदद से ऐड करना चाहते हैं। और क्वांटिफिएबल अगर डाटा देखें तो ये 50 इंडिया स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहती है फॉर द मटेरियल एंड मशीन एंड सॉफ्टवेयर, जो कि हम लोग 3D प्रिंटिंग में यूज करेंगे। 100 नए स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहती हैं, 500 न्यू प्रोडक्ट्स इनका ये टारगेट है, और एटलीस्ट 1 लाख नए स्किल्ड वर्कर्स इनको ये तैयार करना चाहती हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान वाला जो आइडिया है, सेल्फ रिलायंस थ्रू टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, वो हम लोग प्राप्त करने में सफल होंगे अगर ये हम लोग करते हैं तो। प्लस साथ में क्या है कि हम लोग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जो फंक्शनल कंपोनेंट हैं फॉर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट वो डेवलप करना चाहते हैं, और इसका जो आईपीआर है वो भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, उसको प्रमोट करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हमको इंडस्ट्री को और ग्रो कराना है तो उस दिशा में वे फॉरवर्ड क्या होगा कि हम लोग सारे सेक्टर को इंक्लूड करें 3D मैन्युफैक्चरिंग में। तो सेक्टर वाइज जैसे डिफेंस का हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया, तो वहां पे भी 3D प्रिंटिंग को जगह मिलनी चाहिए। नेक्स्ट ये होना चाहिए कि एक एपेक्स बॉडी हो जिसमें इस सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट हों, डिफरेंट डिफरेंट जो ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनको यहाँ पे बुलाया जाए, तो वो लोग जो है इस चीज को आगे प्रोसीड कराने में ज्यादा सहयोग हम लोग को देंगे। अगला स्टेप क्या है कि नेशनल जो स्ट्रेटजी बनाया गया है, इसको हमारा जो आवश्यकता है स्किल्ड मैन पावर का, वो हम लोग को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। और स्किल्ड मैन पावर सिर्फ एक दिशा में नहीं, बाकी जितने रिक्वायरमेंट है उस सबको ध्यान में रखते हुए, जैसे ऑपरेटर लेवल पे, इंजीनियर लेवल पे, R&D पर्सनल लेवल पे, टेक्नोलॉजी जो ब्रोकरिंग करते हैं उस दिशा में, मैनेजमेंट की दिशा में, तो हर दिशा में हम लोग को स्किल्ड मैन पावर की यहाँ पे आवश्यकता होगी। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट के साइड से, प्लस साथ में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा टू प्रमोट डोमेस्टिक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एंड सप्लाई चेन। तो 3D मैन्युफैक्चरिंग में इतनी ही बात है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कहीं भी पूछा जा सकता है या फिर किसी दूसरे क्वेश्चन में आप इसको एज ए सॉल्यूशन के तौर पे ऑफर कर सकते हैं। जैसे यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा जाता है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उसमें यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं।
इससे संबंधित जो सवाल है ये है, व्हाट इज 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन डाइवर्स एरियाज एंड इंडियाज स्ट्रेटजी टू रिप द बेनिफिट आउट ऑफ इट। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसके डिफरेंट जो विविध क्षेत्र हैं वहां पे इसके क्या एप्लीकेशन है, क्या प्रयोग हैं, और इंडिया ने क्या अपनी रणनीति बनाई है इससे ज्यादा फायदा उठाने के लिए। तो आज का टॉपिक यही है, इतना ही है इस टॉपिक में। इस आंसर को आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके आप आंसर पोस्ट कर सकते हैं, प्लस साथ में इस वीडियो का जो पीपीटी है वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।